हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एसएससी लैब पर। बधाइयाँ जी। पहले तो एसएससी का कैलेंडर आउट हो चुका है, आप जानते हैं। और 2 जून को आपका जो सिलेक्शन फेज़ का फॉर्म है, पहला फॉर्म यानी कि ये 2 जून को आ रहा है, 2 जून। और उसके बाद एसएससी के लिए जो हमारी डेट है वो क्या आ गई है। एसएससी का भी फॉर्म डेट आ चुकी है बाहर। और वो डेट क्या है, वो है 9 जून। ये 2 जून को आ जाएगा आपका सिलेक्शन का, और 9 जून को आ जाएगा आपका किसका, 9 जून को आपका सीजीएल का आ जाएगा। तो अब देखिए, आपको करना ये है कि अब तैयारी कर देनी है गजब तरीके से। देखो तो 9 जून को आपका सीजीएल का नोटिफिकेशन जो है ये आ जाएगा, और ये आपका इस फेज़ का यानी सिलेक्शन पोस्ट का आपका यहाँ पर है। तो यार देखो, तैयारी मतलब अब 1 महीना है एग्जैक्टली 1 महीने के बाद फॉर्म आ जाएगा हमारा। अब अपनी तैयारी में मतलब जी तोड़ तैयारी करो, बहुत भयंकर तैयारी करो, ऐसा कि लोग बोलने लग जाएं कि अबे यार ये ऐसा मतलब मेहनत हो तो ऐसी, नहीं तो ना हो। इस लेवल की मेहनत पे अब लग जाइए। ठीक है, शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। ये जो करंट अफेयर है इसमें 9th की भी न्यूज़ इंक्लूडेड है, सो 9th और 10th दोनों ही इसमें आ जाएगा, राइट। तो आपको परेशान नहीं होना है कि अरे सर 9th वाला जो करंट अफेयर्स था वो नहीं हुआ था, तो उसका क्या है। दोनों ही न्यूज़ यहाँ पर हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं। तो ये आप लोगों के होमवर्क क्वेश्चन बहुत बढ़िया से आप लोगों ने सब आंसर भी दिया है, क्या बात है, बहुत अच्छे। आइए, तो ये हमारे टॉपर्स हैं गरिमा, विक्रम, त्रिवेणी, मुस्कान एंड अनिरुद्ध। बधाई हो भाई, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। अब आइए यहाँ पर बात करते हैं रिवाइज शक्ति प्लान। आज की न्यूज़ देखते हैं। पहली न्यूज़ है, शक्ति प्लान को रिवाइज किया गया है कोल एलोकेशन के लिए पावर प्लांट्स में। नाउ सी व्हाट हैपेंड वाज, देखिए हुआ क्या था, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कोल ब्लॉक आवंटन जो था उसको कैंसिल कर दिया था। क्यों, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा घपले हुए थे 2008-9 के आसपास, बहुत घपले हुए थे। तो फिर और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से बोला कि देखिए साहब, ऐसा है, एक ट्रांसपेरेंट प्लान लेकर के आइए जिससे कि आप कोल के आवंटन में आप ट्रांसपेरेंसी लेकर के आ सकते हैं। तो सरकार ने बोला ठीक है साहब, हम लेकर के आते हैं। और उसी के लिए सन 2017 में पहली बार, सन 2017 में क्या हुआ, पहली बार ये शक्ति स्कीम आई, उसी ट्रांसपेरेंसी को लेकर के जो 2014 में कोर्ट ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने। इसका फुल फॉर्म जानते हैं क्या है? इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया। समझे, स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया। तो के फॉर कोयला है इसमें। तो ये शक्ति स्कीम है। अच्छा, अब इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत ये पहले आओ पहले पाओ वाला नहीं, क्योंकि देखो 2014 में जो घबला हुआ था ना, वो क्यों हुआ था आपको बताता हूँ भाई साहब। बहुत ही जो बिल्कुल चिंदी न्यूज़पेपर होते हैं ना, उनमें निकाल दिया गया कि हम कोयले का आवंटन कर रहे हैं। अच्छा, आवंटन क्या होता है बताता हूँ आपको। कि जैसे मान लो बोकारो में मान लो एक कोल फील्ड है, ठीक, बोकारो में अगर, या झरिया में मान लो कोई कोल फील्ड है। अब इस कोल फील्ड को 20 साल के लिए लीज कर दिया गया किसी की कंपनी को, और उस कंपनी को एक मुश्त एक पैसा देना है, और उसके बाद वो 20 साल के लिए सारा कोयला जो वहां से निकलेगा वो उस कंपनी का होगा। लेकिन साहब करा क्या गया, पहले आओ पहले पाओ का कंसेप्ट कर दिया गया इसमें। कि पहले आओ पहले पाओ मतलब, मान लो एबीसी कंपनी है। अब एबीसी कंपनी मान लो किसी मिनिस्टर की खास है। अब किसी मिनिस्टर की खास है तो उसने अंदर अंदर बात पता चल गई कि अरे भाई आवंटन होने वाला है, तुम जल्दी आ जाओ। तो उस वाली एबीसी कंपनी को पूरा बोकारो की कोलफील्ड दे दी गई। समझे, अब इसमें इतना नुकसान हुआ है, कई हजार करोड़ का नुकसान हुआ था सरकार को। तब फिर 2014 में कोल ब्लॉक घोटाला नहीं जो हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल करा। तो 2017 में जो सरकार लेकर के आई, ये पोर्टल आया। अब जितनी भी कोल फील्ड थी सबका आवंटन बिडिंग प्रोसेस के थ्रू होता था, कि जिसकी बिडिंग सबसे अच्छी थी, कि मतलब जो सरकार को सबसे ज़्यादा पैसा देगा उसी को सरकार कोयला आवंटित करती थी। अब क्या हुआ, अब रिवाइज शक्ति प्लान, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह है कि अब जो बिडिंग होगी उसमें 25-25 साल के लिए कोयले फील्ड दी जाएंगी, 25 ईयर्स के लिए। और अब ये और ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। इवन इसमें रिवाइज का क्या मतलब है, क्योंकि रिवाइज का मतलब है ना कि सर ठीक है पहले तो ये होता था, अब बताइए नया क्या है। नया ये है इसमें कि 2025 ऑनवर्ड्स अब जो बिडिंग होगी ना, इसमें जो पुराने पड़े हुए पावर प्लांट्स है ना, जो कोयला नहीं मिलने की वजह से कोई आवंटन ही नहीं हुआ तो साहब वो बंद हो गए, अब उनको भी कोयला दिया जाएगा, जिससे कि वो वापस से चलना शुरू हो जाएंगे। तो अब इससे क्या होगा, इंडिया में ज़्यादा हायर पावर जनरेशन होगा, ज़्यादा पावर जो है अब ये पैदा होगी, ये फ़ायदा होगा इससे। समझ गए। तो जो पुराने बंद पड़े हुए कोयला जो ये पावर प्लांट्स हैं, ये भी अब जिंदा हो जाएंगे। ठीक, तो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत। आओ
ज्योति स्कीम आ रही है माइग्रेंट चिल्ड्रंस को। माइग्रेंट लेबर समझो क्या होता है, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जैसे काम के चक्कर में यूपी से चलो कहाँ चले गए, मान लो महाराष्ट्र चले गए, या मान लो बिहार में बहुत माइग्रेंट लेबर है, बिहार है वो लेबर बिहार का, बिहार से चला गया महाराष्ट्र चला गया, दिल्ली चला गया। अब ये काम के तलाश में भटकते रहते हैं, हो सकता है कभी दिल्ली जाएंगे, कभी महाराष्ट्र जाएंगे, कभी कहो किधर गुजरात चले जाएं। तो ऐसे में क्या होता है, इनके बच्चे बड़ा सफ़र कर जाते हैं, पढ़ाई छूट जाती है। तो अब बोला ये गया है कि देखिए साहब ऐसा है, अब हम क्या करेंगे, जो 3 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं ना, इनको हम फ्री में आंगनवाड़ी सेंटर में हम एनरोल कराएंगे ज्योति स्कीम के तहत। कौन लेके आया है, कौन सी सरकार, केरला सरकार। कि जो केरल सरकार कह रहा है कि हमारे जो भी माइग्रेंट लेबर्स हैं, अगर उनके बच्चे 3 से 6 साल तक के हैं, या जो लोग वहाँ पर माइग्रेंट लेबर हैं केरला में जो कहीं और से भी आए हैं, उनको हम आंगनबाड़ी सेंटर में पढ़ाएंगे। और जो 6 साल से बड़े बच्चे हैं उनको हम प्रॉपर गवर्नमेंट स्कूल में एनरोलमेंट कराने के लिए मिशन मोड पे हम कार्यवाही शुरू करेंगे। ये है ज्योति स्कीम। ठीक, चलिए फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए एचडीआई इंडेक्स की कहानी क्या आती है, ये एक पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इस इंडेक्स को बनाया था। आज का होमवर्क यही है कि वो उन इकोनॉमिस्ट का नाम क्या है आपको मुझे बताना है। उन्होंने बताया था कि किसी भी कंट्री को आप खाली ये नहीं देख सकते कि भाई उसने कितना पैसा कमाया, आपको देखना ये होगा कि सिर्फ पैसे से नहीं हो सकता है। पैसा तो भाई जीडीपी बहुत अच्छी है, पता चला कुछ ही परिवार है जिनके पास सारा पैसा है, तो आप उससे उस कंट्री की ग्रोथ कैसे देख पाएंगे। तो बात ये आई कि ठीक है साहब, इन्होंने बोला कि हम 3 चीज़ों को हम बोल रहे हैं, एक हेल्थ, एक एजुकेशन, एक एजुकेशन और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि आपका स्टैंडर्ड कैसा है जीने का। इन तीन पैरामीटर्स के ऊपर हम क्या करेंगे, आपको हम वो करेंगे, हम जज करेंगे, और हर कंट्री के लोगों को उसके ऊपर हम एक स्कोर देंगे। और ये 1990 में ये कहानी आई थी, पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने दिया था। तो अब उसके हिसाब से अब रैंक आई है। अब रैंक में देखिए क्या है, भारत की रैंक कुल मिला के 193 देशों में हमारी जो रैंक आई है वो आई है कितनी, वो रैंक आई है हमारी, खराब है भाई, 130वीं, 130th रैंक है। हमारे जो पड़ोसी हैं पगलू और चकलू, तो चाइना की बात करें तो 75th है, ये चाइना की 75th रैंक है, अच्छी रैंक है। पाकिस्तान जहाँ से ये पूरी कहानी बनी थी, 193 कंट्रीज़ में उनकी खुद की 168 रैंक है। ठीक है, तो ये कहानी है। नेपाल की 145 है, ऐसे करके ये सारी रैंक्स हैं। तो हमारी रैंक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एचडीआई की रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार की ये रिलीज़ कौन करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी रिलीज़ करता है इसको। थीम क्या है, अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज़ इन द एज ऑफ एआई। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और देखते हैं कहानी क्या है। देखिए रोहित शर्मा जो है ये टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं, ये एक बड़ी खबर है क्रिकेट फैंस के लिए, थोड़ी सी निराशाजनक बात भी है ये। तो रोहित शर्मा ने अपना टेस्ट डेब्यू किया था 2013 में, इन्होंने अपने टेस्ट की पारी शुरू करी थी, 12 साल इन्होंने क्रिकेट खेला, और 2022 से ये भारत के कैप्टन बना दिए गए थे, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं ये। तो कुल मिला के अभी तक अगर हम बात करें तो 67 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, और इसमें 4301 रन इन्होंने बनाए हैं। 40 का लगभग मोटा 40.5 के आसपास का इनका एवरेज है, विच इज़ अ गुड स्कोर कंसिडरिंग कि सारे T20 मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात कर रहे हैं इसकी सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो ये इनका एवरेज है इसमें। तो करियर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 4301 रन औसत इतने का है, और 50 और 12 सेंचुरी मारी है इन्होंने अपने पूरे टेस्ट क्रिकेट में। देखो क्रिकेट की जो स्टैट्स होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मेरा सजेशन है ये आप जो स्टैट्स हैं ना इनको याद करिएगा, क्योंकि क्रिकेट के स्टैट्स ज़रूरी होते हैं, एग्जामिनर पूछता है हमारा इसमें। अच्छा, अब और आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे ये कब मनाया जाता है, इसको हर साल 7 मई को मनाते हैं, 7th of May, प्रत्येक वर्ष इसको मनाया जाता है। जो वर्ल्ड एथलेटिक्स फाउंडेशन है वो इसको मनाती है हर साल। और एथलेटिक्स में कौन कौन से इवेंट्स आते हैं, जैसे रनिंग हो गया, जंपिंग हो गया, और जैसे नीरज चोपड़ा ने अभी वो करा था, जितने भी दौड़ वाले जितने भी गेम्स हैं ना वो सब एथलेटिक्स में आते हैं ये। ठीक, इंडिया में एथलेटिक्स हालांकि बहुत नहीं ग्रो हुआ है, ले देखिए 3-4 ही लोग हैं, पीटी उषा, देन हिमा दास, नीरज चोपड़ा, इन्हीं लोगों ने थोड़ा बहुत ठीक किया है। तो ये है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, समझ आ गई बात आपको। अच्छा, अब इसके बाद कब होता है, 7 मई को हर साल होता है, ये बात हमें याद रखनी होगी कि ये होता कब है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास 8 मई आ जाती है, ये क्या है, ये वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है। इसको थैलेसीमिया का मतलब समझो क्या होता है। थैलेसीमिया एक कंडीशन होती है जिसमें समस्या क्या है, इसमें
इंसान के हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ये प्रॉब्लम, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, मतलब इसमें हमेशा ही बहुत एक्सट्रीमली लो हीमोग्लोबिन रहेगा। अच्छा, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? सी, हीमोग्लोबिन का काम ये होता है, ये बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा का ज़रूरी होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का फेविकोल होता है, ऑक्सीजन सिर्फ इसी से ही बाइंड हो पाती है, नहीं तो बाइंड ही नहीं होगी। लो हीमोग्लोबिन मतलब लो फेविकोल, मतलब कि ऑक्सीजन बाइंड बहुत कम होगी आरबीसी से, तो बहुत कम सेल को मिलेगी, ये प्रॉब्लम आती है इसमें। तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जो अगर हो गया तो सही नहीं किया जा सकता इसको, और पेरेंट्स से बच्चों में जाती है, ये जेनेटिक जीन्स के थ्रू जाती है बच्चों में। अच्छा, तो ये है इस बार का। और एक किसने बनाया, किसने था ये? तो ये एक एंग्लॉस साहब थे। एंग्लॉस थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन के जो फाउंडर रहे हैं, थैलेसीमिया इंटरनेशनल फाउंडेशन, पेनोस एंग्लियोस, इन्होंने अपने बच्चे के भी, इनके वही हो गया था, थैलेसीमिया हो गया था, तो उसकी याद में इन्होंने करा कि इसके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें ताकि और किसी को ना होने दें, या इसके इफेक्ट्स को हम कम कर पाएँ। फिर देखिएगा, यमीन सलील बिन ब्रैक। बिन का मतलब जानते हैं क्या होता है? बिन का मतलब होता है सन ऑफ, यानी इनका नाम क्या है? सलीम सन ऑफ बरैक। तो यमन के हैं ये, और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन चुने गए हैं। यमन आपका जब इस समय काफ़ी न्यूज़ में था एक टाइम पर, जब इसराइल का वॉर चल रहा था ना, तो इसराइल भी, इसराइल और पैलेस्टीन का वॉर चल रहा था, तो पैलेस्टीन को सपोर्ट करता था यमन काफ़ी स्ट्रांगली। तो यमन के प्राइम मिनिस्टर नए आए हैं, इनका नाम है सलीम बिन ब्रैक। ठीक है। अच्छा, तो अभी तक ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, और अब जो है ये प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, बरैक साहब। सलेम सलेह बिन बरैक, बिन मतलब सन ऑफ बरैक, तो इनका पूरा नाम क्या है? सलेम सलेह इनका नाम है। बिन तो एक इस्लामिक परंपरा है जिसके तहत बिन लगाते हैं, बिन का मतलब होता है सन। ओसामा बिन लादेन, तो मतलब नाम था ओसामा, लेकिन ओसामा सन ऑफ लादेन, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, फिर देखिएगा। अच्छा, चलिए सवाल जवाब करेंगे। और एक और बात बता दूं, आज सुबह ना 9 बजे सभी लोग लाइव रहिएगा, सभी लोग लाइव आइएगा। बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी मैं डिस्कस करूंगा कि इवन जैसे अभी कैलेंडर आ गया, तो जीरो से आप कैसे चीज़ों को उठा सकते हैं, क्या आपको वो कार्यकाल रखना चाहिए, क्या स्केड्यूल होना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, सब कुछ ये हम आपको पूरा बताएंगे आज सुबह 9 बजे। अच्छा, ये तो अभी हाल ही में कौन सी स्कीम हमने रिवाइज करी है? शक्ति योजना है ये। फिर शक्ति योजना जो है कौन सी मिनिस्ट्री लेकर के आई थी 2017 में? सारे जन आंसर करिए, सब लोग, मिनिस्ट्री ऑफ कोल। फिर ज्योति स्कीम जो है, जिसको लॉन्च किया गया था टू कनेक्ट द चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट लेबर्स को मेन स्ट्रीम एजुकेशन से कनेक्ट करने के लिए, तो ये आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? ये आता है, ये आ जाएगी केरल सरकार हो जाएगी। फिर रैंक क्या है इंडिया की एसडीआई में? तो इंडिया की रैंक एसडीआई में हमारे पास आती है 130th। कौन सी कंट्री को पहली पोजीशन मिली है? ये है नॉर्वे, इसको पहली पोजीशन मिली है। फिर एसडीआई का कंसेप्ट कौन लेके आया था, ये आप जानते हैं, ये आपका होमवर्क है जो हमने आपको दिया, ये पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे ये एक। फिर अभी हाल ही में कौन से इंडियन किस इंडियन क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से अपना संन्यास लिया है अभी हाल ही में? ये आ जाते हैं रोहित शर्मा। देन वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हम लोग कब मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष 7 मई को। देन थैलेसीमिया डे कब मनाते हैं? 8 मई को। और कौन बनाए गए हैं यमन के नए प्राइम मिनिस्टर हाल ही में? सलीम सलेह बिन ब्रैक। दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी कहानी आज की। ठीक है जी, ये थी पूरी कहानी आज की। अच्छा, ये अर्जुन, तो ये एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, लेकिन हाँ, एक दूसरा नया बैच है उम्मीद, ये फाउंडेशन बैच है जो अभी आया है, महापैक में इंक्लूडेड है वो। और सो वंडरफुल टाइम यार, कि सारी मतलब पूरा जून भरा हुआ है नोटिफिकेशन से, पूरा का पूरा जून भरा है। ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलेगी? यहीं पर आपके करंट अफेयर्स का एक टैब रहता है, यहीं पर मिलेगी। ठीक है, चलिए देन, तो आए कह रहे हैं बाय आए नहीं, बाय बाय गाइस, सारी आपने देख ली पूरी चीज़ क्या है, और हम मिलते हैं 9 बजे मिलते हैं। ठीक, और आपके 9 तारीख के भी सी आपके यहाँ पर पूरे कंप्लीट हो गए हैं इसमें। ठीक है जी, चलिए, धन्यवाद।